वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष दान गुण गान घन, हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूत रमणी रमण, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। यह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरि सब। तम जो भानु जो, तम जो भानु जो। गुलिस्तान विषय के आधार से हमारी चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई थी, जिसमें बहुत ही सुंदर हमारी प्रथम गुलिस्तान मिथ्यात्व गुलिस्तान, जिसकी बहुत ही मार्मिक चर्चा यहाँ से चल रही है। और आज हमारी कक्षा का विषय ही यही है कि प्रथम जो गुलिस्तान है, उस गुलिस्तान का संपूर्ण सार या संपूर्ण विषय या संपूर्ण उसकी समरी। तो आइए हम मिथ्यात्व गुलिस्तान की शुरू से चर्चा करते हैं, और आधे घंटे में हम इस गुलिस्तान को, पूरा मिथ्यात्व गुलिस्तान को, जो हमने 5 दिन में देखा था, उस गुलिस्तान को आज हम मात्र आधे घंटे में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे विषय की ओर अपने। पहला है गुलिस्तान का नाम है मिथ्यात्व गुलिस्तान। आप लोग मेरे साथ दोहराते जाइएगा तो आप लोगों का भी रिवीजन साथ में होता जाएगा। ठीक है, पहले गुलिस्तान का नाम है मिथ्यात्व गुलिस्तान, और फिर उसमें बताया कि गुलिस्तान का परिचय, सबका परिचय होता है, तो गुलिस्तान का ही परिचय दे दिया प्रथम कि ये मिथ्यात्व गुलिस्तान है। इस गुलिस्तान की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि अनादि काल से प्रत्येक जीव इसी गुलिस्तान में है। कब से है जीव? अनादिकाल से, अभी से नहीं है, अनादिकाल से है। और जितने भी सिद्ध परमेष्टि हुए हैं, सब इसी गुलिस्तान से होकर हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने सामान्य अर्थ देखा था, सामान्य अर्थ भी देख लेते हैं। क्या देखा था? मिथ्या प्लस त्व। मिथ्या का अर्थ होता है उल्टा, उल्टी, किस कैसा भी कह सकते हैं, विपरीत कह सकते हैं, बहुत नाम लिखे हुए सामने देख सकते हैं आप लोग। ये हरे हरे में दिख रहा है आप लोगों को। असत्यार्थ, अयथार्थ, विपरीत। और वा का अर्थ होता है भाव। जो झूठे भाव होते हैं, विपरीत भाव होते हैं, असत्यार्थ भाव होते हैं, उनका नाम है मिथ्यात्व गुलिस्तान। ठीक है, क्योंकि गुलिस्तान की परिभाषा हम पीछे देख चुके हैं। गुणों के स्थान को गुलिस्तान कहते हैं, और जो मिथ्या है, उल्टी मान्यता है, उनके भाव का नाम मिथ्यात्व गुलिस्तान है। ठीक है, इतना देखा था हमने। आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़े थे, इसका स्वरूप लक्षण भी देखा था। मिथ्यात्व ये कर्म के उदय से जो तत्वों का अश्रद्धान होता है ना, जो जैसे तत्व हैं उनका अयथार्थ श्रद्धान हो जाता है, वो वैसे दिखाई नहीं देते हैं, तो समझ लेना उसको मिथ्यात्व गुलिस्तान है। ठीक है, फिर हमने इसमें देखा था कि यदि इस पेज की समरी हो तो एक दो बिंदुओं देख लें, तो मिथ्यात्व का कर्म का उदय रहता है, तो तत्वों का अश्रद्धान हमें दिखाई देता है। ठीक है, जो भी नहीं आ पाए होंगे, जो जिनका विषय छूट गया होगा, तो उन्हें पूरा विषय यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने देखा था अगला भेद प्रभेद देखे थे। भेद प्रभेद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सरल ही है। इसके विवक्षित विविध विवक्षाओं से अनेक भेद हैं। कैसे कैसे अनेक भेद हैं? तो कह रहे हैं कि सबसे पहला तो नैसर्गिक और दूसरा परोपदेश पूर्वक। नैसर्गिक में क्या कहा था? जो स्वाभाविक रूप से रहता हो, और परोपदेश पूर्वक वह कहलाता है जो अभी अभी किसी के द्वारा ग्रहण किया गया हो। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें पूरा क्लियर है ही। फिर इसके भी और अन्य नाम देख सकते हैं। अनभिग्रहित भी नाम आया था, अभिग्रहित भी नाम आया था, और नाम देखना चाहे तो फिर देख सकते हैं, अग्रहित भी कह सकते हैं और ग्रहित भी कह सकते हैं।
यदि देखा जाए मुख्यतः तो ग्रहित और अग्रहित की आती है। ठीक है, ये ऊपर वाले नामों को भी यहाँ पर मुख्यता से ले लिया गया है, लेकिन मूल रूप से आप ग्रहित और अग्रहित को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने 3 भेद देखे थे, संशयित, अनभिग्रहित और अभिग्रहित। संशयित का अर्थ होता है जो डाउट हमें रहता है, ये है या ये है, शरीर है या आत्मा है ना, ये डाउट रहता है, इसका नाम संशय है। फिर अनभिग्रहित देखा था, अनभिग्रहित में भी, और ये ऊपर जो अनभिग्रहित और अभिग्रहित है इनको भी इसी के समान ले लेना चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं रहता। ठीक है, इतना विषय सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे बढ़े तो आगे इसके 5 भेद किए थे, कौन कौन से? एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। एकांत माने हमने देखा था कि एक पक्ष को ग्रहण करने वाला जो जीव होता है, जो मिथ्यासी जीव होता है, उसे कहते हैं एकांत मिथ्यात्व का ग्रहण करने वाला जीव। ठीक है, और विपरीत माने उल्टा मानने वाला, विपरीत मानने वाला, अलग मानने वाला। ठीक है, जैसा स्वरूप है वैसा ना मानने वाला। फिर आगे विनय, विनय माने हर किसी के सामने झुक जाना, ऐसा विचार मत करना कि कोई सच्चा है कि झूठा है, जो ऐसा विचार नहीं करता है वो कहलाता है विनय मिथ्यात्व से सहित जीव। ठीक है, इतना देखा था। संशय और अज्ञान की बात हो ही गई हमारी। संशय माने डाउट होना, ये है, और अज्ञान माने जिसमें विवेक ना हो, है ना, अज्ञानता से जो कार्य करे वो अज्ञानी कहलाता है। अब बताइए, इन भेद प्रयोजनों की प्रॉब्लम किसी को नहीं है? आगे बढ़ते हैं। हो गया ये तुम्हारा क्लियर, सबका क्लियर हो गया? ये रितिका जी, आप 1-2 दिन गायब क्यों हो गई थी? सब विषय छूट गया आपका है? हाँ, अभी हमारा कक्षा चल रही है, इसमें आप आगे पीछे कर लीजिएगा तो आपका विषय क्लियर हो जाएगा। इतना तो, यहाँ तक तो आप थी ही ना, यहाँ तक तो आपको विषय क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमने बात की थी श्रद्धा अपेक्षा, चारित्र अपेक्षा और काल अपेक्षा। ठीक है, श्रद्धा अपेक्षा देखा था कि गुणस्थान में श्रद्धा कैसी होती है पूनम जी? श्रद्धा मिथ्या होती है। अब जो श्रद्धा का अनुसरण करता है वो चारित्र होता है। अब चारित्र कैसा होता है? वो भी मिथ्या होगा। जब श्रद्धा मिथ्या है तो चारित्र मिथ्या ही होगा। ठीक है, जब इन दोनों को यहाँ पर मिथ्या बताया है। फिर कहा काल अपेक्षा, काल का अर्थ होता है समय, कि मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव कितने कितने समय तक रुक सकता है। ठीक है, इतना हमने देखा था। इसमें क्या देखा था हमने? इसमें भव्य, अभव्य, दूरान दुर्भव्य, निकट भव्य, इनकी चर्चा की थी। बताने की आवश्यकता है क्या? कोई हाँ हाँ कर रहा है, कोई ना ना कर रहा है चलिए, वैसे तो सरल है, क्लियर भी है। यदि किसी को कोई लग रहा हो कि हाँ एक बार रिवीजन कराइए तो हाथ खड़ा करिए। किसी का भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा है? हाँ, पूनम जी इटावा का। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग हाथ खड़ा करके बताते रहें तो मैं यहाँ से बताता जाऊंगा, क्योंकि मैंने सबसे बोल के रखा है आप लोग जितनी बार हाथ खड़ा करेंगे, जितनी बार पूछेंगे, उतनी बार आपको यहाँ से उत्तर मिलेगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो भव्य जीव होते हैं, एक अभव्य जीव होते हैं। रतिका जी, 2 प्रकार के जीव होते हैं, लिख सकते हैं आप लोग, भव्य जीव, अभव्य जीव। भव्य के यहाँ पर कहा था भव्य जो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, और अभव्य सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता है। 2 चीज हो गई। फिर भव्य के 3 भेद किए थे पूनम जी, कौन कौन से? निकट भव्य, दूर भव्य, दूरान दूर भव्य। ठीक है, निकट भव्य किसे कहा था? जो अल्पकाल में मोक्ष चला जाए। दूर भव्य किसे कहा था? जो संख्या काल बाद मोक्ष जा सकता है, असंख्यात काल भी लग सकते हैं और अनंत काल भी लग सकते हैं मोक्ष जाने के लिए। ठीक है, और दूरानुदूर भव्य प्रभाजी कौन कहलाता है? जिसको सम्यक जो मतलब मोक्ष जा ही नहीं सकता, वो कहलाता है दूरानुदूर भव्य। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि दूरानुदूर भव्य और अभव्य में क्या अंतर रहा? फिर पूनम जी भिंड तो कहते हैं इसमें यह अंतर रहा कि इसमें योग्यता है, दूरानुदूर भव्य में योग्यता है मोक्ष जाने की, लेकिन अभव्य में योग्यता नहीं है। तो योग्यता है फिर भी क्यों नहीं जाता है? तो कहते निमित्त नहीं बनते, निमित्त नहीं मिलते उसको। तो नेमिचंद्र चंद्र आचार्य अपने गोमर सारणी ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट कहा है, 2 बातें कही, एक तो बांझ स्त्री के समान, एक विधवा स्त्री के समान। बांझ स्त्री होती है तो वो अभव्य के समान बताया, और जो विधवा स्त्री है उसे सहयोग नहीं मिलते, उसमें बच्चा उत्पन्न करने की योग्यता तो है लेकिन सहयोग नहीं मिलते, तो इसमें बता दिया ये दूरान भव्य के समान जानना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आ जाइए काल की अपेक्षा से। अनादि से अनंत काल ये समय किसका रहता है? अभव्य और दूरान भव्य का। ठीक है, अभव्य और दूरान भव्य ये मिथ्यात्व में कब से रहते हैं? अनादिकाल से रहते हैं। और कब तक रहेंगे कोमल जी? अनंत काल तक इसी मिथ्यात्व में रहेंगे।
है ना। बिल्कुल आप लोग क्लियर करते जाइएगा, है ना। बिल्कुल एग्जाम आने वाला है और गोष्ठी भी होने वाली है, तो आप लोगों को ही लाभ होगा। हाँ, फिर अनादि शांत। अनादि शांत कौन होता है? जो अनादि से है और फिर शांत हो जाएगा, ऐसा क्या नहीं। जो अनादि काल से मिथ्यात्व में है लेकिन आगे जाकर मिथ्यात्व को शांत करेगा, है ना, ये बात लेना। तो वो कौन सा जीव है? भव्य जीव। भव्य जीव में भी कौन से लेना? निकट भव्य लेना, दूर भव्य लेना। ठीक है, फिर साधी शांत की बात आती है। साधी शांत कौन कहलाता है? जिसकी सम्यक दर्शन से शादी हो चुकी होती है। शादी हो चुकी होती है का माने अर्थ ये है कि वो सम्यक दर्शन से उसकी एक बार मुलाकात हो जाती है। सम्यक दर्शन से उसकी मुलाकात हो चुकी होती है, लेकिन क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है ना। इस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है साधी शांत जीव। और इसमें भी भव्य साधी मिथ्याष्टि को लिया। ठीक है, माने ये जीव वो जीव कहलाता है जो सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद जिसका सम्यक दर्शन छूट जाता है। ठीक है, सम्यक दर्शन प्रकट जाने के बाद जिसका सम्यक दर्शन छूट जाता है वो कहलाता है साधी शांत। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब इसके तीन भेद किए, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जो जघन्य है, इस जीव का मिथ्यात्व में कितना समय रह सकता है? जघन्य एक समय भी रह सकता है और बताया अंतर्मूलक भी हो सकता है। ठीक है, साधी जो मिथ्याश्री जीव है, साधी शांत मिथ्याश्री जीव, उसका मिथ्यात गुण स्थान में कितना समय रह सकता है? जघन्य रूप से देखा जाए तो अंतर्मूलक हो सकता है। और मध्यम में देखा जाए तो बीच का। अब बीच का देखने के लिए अपन को उसका बाद वाला देखना पड़ेगा पहले, तो बीच का अपन छोड़ते हैं अभी। तो उत्कृष्ट, उत्कृष्ट में बताया किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। अब इसकी चर्चा करें तो 2 मिनट में इसकी चर्चा कर लेते हैं, आप लोगों को क्लियर तो होगा ही, लेकिन जिनका छूट गया उनके लिए हम विषय फिर से दोहरा देते हैं। सांस ले लेता हूं मैं पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमको देखना है किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। अब इसमें बताया कि किंचित न्यून, किंचित न्यून मान इसका अर्थ होता है थोड़ा सा। ठीक है उषा जी, किंचित न्यून का अर्थ होता है थोड़ा सा। अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या होता है? 5 परावर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। किसने सुने हैं? ये होते हैं 5 परावर्तन। माने इन 5 परावर्तनों को संसार भी कहा जाता है। ठीक है, ये संसार में घुमाने वाले, इन्हीं के द्वारा जीव संसार में भटकता है। तो इनको 5 परावर्तन कहें, संसार कहें, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ठीक, वैसे इनका यदि क्रम देखा जाए तो ऐसा आएगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाए तो इसी से इसी रूप में बताना पड़ेगा आप लोगों को। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। पहले भव आएगा फिर भाव आएगा। तो इसमें कहते हैं, जिसमें सबसे पहला भेद क्या है? द्रव्य परावर्तन। तो कहते हैं द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम है उद्गल परावर्तन। क्या नाम है? उद्गल परावर्तन। और इसका काल कितना रहता है? अनंत काल, है ना। अब इसको अपन आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन। ठीक है, अर्ध पुद्गल परावर्तन इसका काल हो गया। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन में से भी किंचित न्यून, थोड़ा सा और कम कर लीजिए, तो जितना होगा उतना काल उत्कृष्ट काल में आएगा। किस जीव के? साधी मिथ्यादृष्टि जीव के। पहले आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, अभी तो क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत, तो नहीं होगा तो फिर आप लोग कक्षा में सुन सकते हैं, पीछे हमारी यूट्यूब पर कक्षाएं पड़ी हुई हैं। ठीक है, इतना विषय हमारा क्लियर है। अब इसमें बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? ये जो चार्ट सामने लिखा हुआ है काल वाला, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ खड़ा करिए। हाथ खड़ा कर सकते हैं अभी। बाद में एग्जाम के समय पर आप लोग कहेंगे भैया जी हमने नहीं सुन पाया था, तो वो बात फिर मैं कहूंगा मैंने आपसे बोला तो था हाथ खड़ा करने को, तो आप लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए थे। चलिए अभी सबको क्लियर है ना। मैं ऐसे मानकर चलता हूँ क्योंकि किसी का भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ शशि जी बोलिए। भैया जी वो पूरा लिख नहीं पाते तो याद नहीं रहता बाद में। हाँ मतलब क्या लिखना है आपको बताइए। मतलब यही 5 परावर्तन है, न्यूनतम है, किंचित। अच्छा अच्छा, चलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट भाषा में बताता हूँ, है ना, क्योंकि आगे विषय और है हमारा। देखिए 5 परावर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। ये नाम याद हो गए? हटाइए इनको, इनका अपन को काम नहीं है। अब इसमें से अपन को पहला लेना है, द्रव्य परावर्तन। ले लिया? ले लिया? कहाँ है दिखाइए। चलिए
ले लिया कौन सा, द्रव्य परावर्तन। अब इसका दूसरा नाम है उद्गल परावर्तन, उसका नाम रख दो, नामकरण हो गया, इसका एक नाम और रख दो, क्या नाम रख दिया हमने, उद्गल परावर्तन। ठीक है, हमने सुना है द्रव्य परावर्तन का काल अनंत काल होता है, कितना काल होता है उषा जी, अनंत काल। सुमन जी, भारती जी इटावा आप थोड़ा मॉल ऊपर करिए, आपका चेहरा आधा कट रहा है। हाँ ठीक है, ये तो हो गया उद्गल परावर्तन। इसको अपन को जो अनंत काल इसका है, इसको अपन आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो अर्ध पुद्गल परावर्तन होता है। ठीक है, अर्ध पुद्गल, ठीक है, क्योंकि द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम था पुद्गल परावर्तन और हमने उसको आधा कर दिया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन हो जाएगा। अब इसमें से भी थोड़ा कम, किंचित न्यून, थोड़ा सा कम और कर लीजिए, जितना समय होता है उतना समय सादी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में रह सकता है या रहता है। ठीक है, और यदि इससे अधिक समय हुआ, है ना, ध्यान रखिएगा, इससे अधिक समय हुआ या होता भी है, इससे अधिक समय हुआ तो जीव उस तब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता, ध्यान रखना। बेशक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद छूट जाए, लेकिन यदि इससे अधिक समय यदि जीव का हुआ तो वो जीव सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता। तब समय दर्शन जब ही प्रकट करेगा जब उसका इतना काल रह जाएगा, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। हाँ नीरू जी, क्लियर हो रही है आपको बात? हाँ वैसे आपको क्लियर हो ही रही होगी, आपसे तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो चैंपियन है गुलिस्तान की। हाँ देखिए, अब यहाँ पर हमको देखना है गमनागमन, 2 मिनट में देखते हैं गमनागमन। गमन के 4 रास्ते होते हैं और आने के 5 रास्ते होते हैं। ठीक है, पहले मिथ्यात्व से, हम पहले मिथ्यात्व से कौन से गुलिस्तान में जाएंगे, तीसरे गुलिस्तान में जाएंगे। ठीक है, किस में जाएंगे, तीसरे में। हम यहाँ से दूसरे में नहीं गए, दूसरे में जाने का रास्ता ही नहीं है तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, पहले से आप व्यक्ति माने जीव तीसरे गुलिस्तान में जाता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे गए तीसरे गुलिस्तान में, और इसमें भी कौन सा जीव जाता है, सादी मिथ्यादृष्टि जीव जाता है, अनादि मिथ्यादृष्टि नहीं जाता। अब 2 मिनट में देख लेते हैं सादी और अनादि क्या होता है। सादी मिथ्यादृष्टि जीव वो कहलाता है जिसकी सम्यक दर्शन से मुलाकात हो गई हो, वो कहलाता है सादी मिथ्यादृष्टि। ठीक है, और अनादि मिथ्यादृष्टि वो कहलाता है जिसकी सम्यक दर्शन से कोई मुलाकात हुई ना हो। ठीक है, अब देखिए ये सादी मिथ्यादृष्टि तीसरे गुणस्थान में जाता है, क्या कारण है क्यों जाता है, यही तो कहते हैं इसके जो दर्शन मोहिनी है उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति। लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि के टुकड़े नहीं होते, उसका अखंड दर्शन मोहिनी कर्म का उदय रहता है। ठीक है, और एक मुख्य बात, तीसरे गुण स्थान में वही जीव जाता है जिसके सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। तो इसमें जो साधी मिथ्यादृष्टि जीव है उसके सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, इसलिए वो तीसरे में जाता है। फिर मिथ्याश्रय जीव चौथे में भी जाता है। चौथे में कौन कौन जीव जाते हैं, द्रवलिंगी मुरारी भी जाते हैं, द्रवलिंगी श्रावक जाते हैं, और सासाधन माने सामान्य श्रावक भी जाते हैं। माने सामान्य, ठीक है, सासाधन नहीं सामान्य। फिर 5वें में आ जाइए। अब 5वें में कौन कौन जाएगा, द्रवलिंगी मुनिराज जाते हैं और द्रवलिंगी श्रावक जाते हैं। जो श्रावक 11 प्रतिमाओं के धारी होते हैं, अणुव्रत के धारी होते हैं, ऐसे श्रावक भी 5वें स्थान में जा सकते हैं। फिर सीधे जाएगा जीव 7वें में। एक से कोई भी जीव 6वें में नहीं जा सकता, ध्यान रखना, सीधे 7वें में जाएगा। ठीक है, 7वें में भी कब जाएगा, नग्न अवस्था होने पर, और नग्न अवस्था होगी और माने भेद विज्ञान होगा, भेद विज्ञान के बाद उसमें 3 कसाय चौकड़ी के अभाव हो जाएगा, तब वो 7वें स्थान में जाएगा। ठीक है, ये तो हुए जाने के रास्ते। अब आने के रास्ते भी होते हैं, आइए आने के रास्ते देख लेते हैं। 6 से जीव सीधा नीचे आ सकता है। ठीक है, 5 से भी जीव नीचे आ सकता है, चौथे से भी नीचे आ सकता है, तीसरे से भी, दूसरे से भी। ठीक है, ये रास्ते आने के होते हैं, रास्ते जाने के होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए। अब इसमें देखा था विशेष अपेक्षा से विचार। विशेष अपेक्षा विचार में कोई ज्यादा विषय नहीं है, तो ऐसा ही सिंपल है कि जो देखिए पहले गुणस्थानवर्ती जीव है सही बहिरात्मा होते हैं। बहिरात्मा माने बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म जीव प्रधा है, माने बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाँ उषा जी कुछ कह रही हैं, बोलिए उषा जी।
भैया जी दूसरे दूसरे गुणस्थान में जाने का रास्ता नहीं है, आने का है। हाँ, आने का है, जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन तो और सासाधन है ना ये दूसरा दूसरा हाँ, गुणस्थान। दूसरे साधन सम्यक। चलिए, बढ़िया सासाधन से जी। चलिए, हाँ, अब हमको देखना है विशेष अपेक्षा से विचार। ठीक है, विशेष अपेक्षा से पहला पहला बिंदु बताया कि इसमें गुण स्थान में सभी जीव बहिरात्मा होते हैं। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा, इसमें भव्य और जो दूरादूर भव्य है उनका गुण स्थान सर्वकाल यही रहता है। दो बिंदु हो गए। अगला बिंदु देखा जाए तो एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, है ना, और लब्ध पर्याप्तक समूर्छन मनुष्य जीव मिथ्यादृष्टि ही होते हैं। इस भाव में जीवन पर्यंत मिथ्यात्व का भाव करके सम्यक उत्पन्न नहीं कर सकते। इसमें इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या बताया है। इसे बता रहे हैं कि एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, है ना, ये जीव हो गए। इनके बाद फिर लब्ध पर्याप्तक समूर्छन मनुष्य, इनको भी देखा। ये जीव, ये कौन होते हैं लब्ध पर्याप्तक समूर्छन मनुष्य? ये वो मनुष्य कहलाते हैं जो मनुष्य के ही गुप्तांगों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उन्हीं की जाति के, तो ये कहलाते हैं लब्ध पर्याप्तक समूर्छन मनुष्य। तो इनका कहते हैं कि ये उसी काल में, उस जब तक उनका जो काल है उस काल में ये जीव सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकते, तो अपने उस भाव में सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं कर सकते। इसमें मिथ्या गुणस्थानी विशेषता बताई। फिर आगे कहते हैं इसी तरह चारों गतियों के जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक होकर मिथ्यात्व का भाव करके समय प्रकट नहीं कर सकते, वे निम्न है। ठीक है, ऐसे बहुत प्रकार के जीव होते हैं जो उसी काल में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन समय निकल जाने के बाद सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। अब कब कर सकते, कब नहीं कर सकते, इसको हमने देखा था। देखिए, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, कर्म भूमि और भोग भूमि के। ठीक है, कर्म भूमि मनुष्य क्या होता है, ये जब तक गर्भ में रहते हैं और गर्भ के 8 साल के बाद तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकते। फिर 8 साल हो जाने के बाद, 8 वर्ष के हो जाएंगे, उसके बाद ही सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, भोग भूमि के मनुष्यों की देखा था 3 भेद किए थे, उत्तम मध्यम जघन्य। इनके देखा था कि उत्तम जो भोग भूमि वाले मनुष्य होते हैं वो 21 दिन में सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं, जन्म के 21 दिन के बाद। ठीक है, मध्यम वाले जन्म के 35 दिन के बाद सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं, और जघन्य भोग भूमि वाले 49 दिन के बाद ही सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकते हैं। इतना क्लियर। फिर हमने देखा था तिर्यंच, इसमें 3 भेद किए, सम्मूर्छन, गर्भज और भोग भूमि। तो सम्मूर्छन बताया कि सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, सॉरी सम्मूर्छन तिर्यंच होते हैं, वो अंतर मुहूर्त में ही, अंतर मुहूर्त हो जाने के बाद ही सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं, जन्म के अंतर मुहूर्त के बाद। जो गर्भज होते हैं वो दिवस पृथकत्व माने 3 से 9 दिन के बीच बीच में ये समय प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भोग भूमि के देखा था 3 भेद, उत्तम मध्यम जघन्य। तो उत्तम भोग भूमि की जो तिर्यंच है वो 21 दिन के बाद प्रकट कर सकते हैं, और मध्यम वाले 35 दिन के बाद संवेदन प्रकट कर सकते हैं, और जघन्य वाले 49 दिन के बाद संवेदन प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, फिर देव और नारकी, देव अंतर मुहूर्त के बाद समय दर्शन प्रकट कर सकते हैं, नारकी भी अंतर मुहूर्त के बाद समय दर्शन प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बता रहे हैं भव्य मिथ्यादृष्टि जीवों के मिथ्यात्व का भाव करने की व सम्यक प्राप्त करने की योग्यता तब तब प्रकट होती है जब उनके संसार में रहने का काल अधिकतम अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है। आई थी पीछे बात कि जो भव्य मिथ्यादृष्टि जीव हैं उनका उनको वो सम्यक दर्शन तब तक प्रकट कर सकते हैं जब उनका समय का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन रहेगा। यदि इससे अधिक रहा तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था इससे लाभ, इससे लाभ भी हमको कुछ हुए हैं। क्या क्या लाभ हुए हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इससे प्रथम गुणस्थान के योग हमें भूमिका, हमारे जो भाव होते हैं उससे भूमिका ख्याल आता है कि हम कौन से भाव हैं हमारे, हम कौन से गुणस्थान में होंगे। ठीक है, दूसरा 14 गुण स्थानों में यही अवस्था सबसे अधिक दुखमय है, ये भी हमें ख्याल में आता है। तो इससे हम छूटने का, त्यागने का, इसको हम काम कर सकते हैं, इसलिए हमने इसमें ये लाभ हुआ, क्योंकि दुखमय है तो छोड़ना चाहिए। फिर मोक्ष मार्ग अथवा सम्यक सन्मुख होने का यही प्रथम सोपान है, तो ये सर्वथा बुरा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से जीव मोक्ष, यहाँ से जीव मोक्ष की शुरुआत करता है, तो सबसे खराब भी नहीं बताया इसको। फिर बताया विशुद्धता उत्पत्ति की प्रथम भूमि होने से ये सर्वथा बुरा भी नहीं है, है ना, यहाँ से शुद्धता प्रकट होने लगती है, इसलिए सबसे बुरा भी नहीं है।
फिर कहा चारों गतियों में पाए जाने तथा चारों गतियों की प्राप्ति की योग्य वाला जो होने से सर्वव्यापक है तथा यही पंचम गति की भावना का भी उत्पादक होने से दिशा में उपयोग करने योग्य है। माने चारों गतियों में ये जीव मिथ्या तो पाया जाता है, लेकिन जो भी जीव है वो इसी मिथ्यात्व गुण स्थान से होकर ही निकलता है, इसलिए सर्वथा इसको बुरा भी नहीं कह सकते। ठीक है, इतना देखा था। इसके बाद अतिरिक्त चर्चा, इसमें सत आया था। सत, इसमें इस गुण स्थान में जीवों का अस्तित्व है, जीवों का अस्तित्व है माने सत है, इसका हमने विषय देखा था, इतना क्लियर है। फिर संख्या अपेक्षा देखा था। संख्या में क्या देखा था, इस गुण स्थान में सामान्य से अनंतानंत जीव होते हैं। ठीक है, कितने जीव होते हैं, सामान्य रूप से देखा जाए संख्या जीवों की अनंतानंत पाई जाती है। इसका हमने देखा क्षेत्र, तो इन जीवों का क्षेत्र कितना होता है, सर्वलोक बताया था। ठीक है, सर्वलोक में भी हमें किन की अपेक्षा अधिक लेनी है, एक इंद्र जीव की अपेक्षा से अधिक लेना है। ठीक है, इतना क्लियर है नीरू जी। आगे हम देखा था भाव कि पहले गुण स्थान में किस किस प्रकार के भाव हो सकते हैं। वैसे तो भावों की संख्या होती है 53, है ना, लेकिन यहाँ पर कितने भावों की संख्या ली है, तो सबसे पहले बताया है कि जो औपचारिक भाव है उसके 2 भेदों को नहीं लेना हमको। ठीक है, सम्यक और चारित्र। फिर बाद में छापशमिक भाव के 9 भेद बताए, उनको भी नहीं लेना है। तो किन किन को लेना है, तो लिखा है देखिए, छापशमिक, छापशमिक के पहले 3 मिथ्या ज्ञान। कौन कौन से 3 मिथ्या ज्ञान, सबसे पहले कुमति, कुशुक, अवधि। ठीक है, ये तो 3 मिथ्या ज्ञान हो गए। और 2 दर्शन, इसमें अवधि दर्शन को नहीं लेंगे, क्यों, अवधि दर्शन चला जाएगा साहिक में। ठीक है, तो ये हो गए 2 दर्शन, कौन कौन से, चक्षु, अचक्षु। फिर लब्धि में लेंगे तो लब्धि 5 आ जाएंगी, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो, वीर। दान, लाभ, भोग, भोग, वीर, ये 5 लब्धि हो जाएंगी। तो ये टोटल 10 इसमें से लेंगे। औदायिक के 21 पूरे लेंगे। कौन कौन से, 4 गति, मनुष्य देव, नरक और तिर्यंच, और 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, 3 वेद, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत, तो 6 लेस्याएं। कौन कौन सी होती है 6 लेस्याएं, कृष्ण, नील, कापुत, पीत, पद्म, शुक्ल। ठीक है, 6 प्रकार की लेस्याएं होती हैं। फिर हमने देखा था अंतिम पारणामी भाव। पारणामी भाव में 3 भेद आते हैं, जीवत्व, भव्यत्व, भव्यत्व, अनिचा। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इनको टोटल करते हैं तो ये कितने भेद आते हैं, 34 भेद यहाँ पर जीवों के भाव, 34 भाव यहाँ पर जीवों के होते हैं। किस गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में। अब यहाँ पर यदि बात करें तो 5वां अंतिम बिंदु हमारा आता है बंध प्रत्यय। किस गुण स्थान में जीव के किस किस प्रकार से बंध हो सकता है, तो हमने देखा था 5 मिथ्या दर्शन, 12 अविरति, 25 कसाय और 13 योग। ठीक है, इनकी हमने संख्याएं देख ली थी, तो इनकी संख्या देखने का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं निकलता है। और हम इसी प्रकार से हमारा ये विषय पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर टोटल वैसे तो 57 भेद होते हैं टोटल देखा जाए सभी के, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर यदि हम देखें तो केवल 55 भेदों को यहाँ पर लिया है। 2 भेद कौन कौन से छोड़ दिए वो भी हमको क्लियर है, कौन कौन से 2 भेद छोड़ दिए हैं। एक तो आहारक शरीर छोड़ दिया है और एक आहारक मिश्र छोड़ दिया है। क्यों, ये तो चला जाता है सीधे 6वें गुण स्थान में, तो यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ये विषय पूरा क्लियर हुआ। अतिरिक्त चर्चा, गुण स्थान से क्या लाभ हुए, और विशेष अपेक्षा निरूपण, और उस गुण स्थान में गमनागमन किस प्रकार से होता है, और उसका काल अपेक्षा क्या विचार है, उसके क्या भेद प्रभेद हैं, और उस गुण स्थान की क्या विशेषता है, उसका सामान्य परिचय। इतना यहाँ पर हमारा विषय परिपूर्ण हुआ। अब इसमें संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। अब ये बताइए कि इस विषय को कौन कौन समझा सकता है। इतना विषय हमारा हुआ, इतना इतना किसको क्लियर हो गया विषय, बताइए। पूनम जी भिंड का हाथ खड़ा हुआ है, भारती जी दमोह, कोमल जी का, सुमन जी का, नीरू जी का, बस। और सब क्या कर रहे थे, चलिए पेपर के लिए आप लोग रेडी हैं, देख लीजिए आप लोग, क्योंकि विषय अपना 5 दिन में जो चलने वाला विषय आधे घंटे में हो गया, बहुत आश्चर्य की बात है। 5 दिन का विषय आधे घंटे में हो गया। आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग तो रहा है, लेकिन आप लोगों को हुआ। चलिए पूछूंगा नहीं मैं किसी से भी, क्योंकि पूछने कोई औचित्य निकलता नहीं है। और अभी हम इतना विषय जानकर ठीक है इसको क्लियर करें। और अब हम आगे हमारा आज रात्रि को हमारा विषय मैं आप लोगों को बता दूं, आज रात्रि को हमारा टॉपिक चेंज होगा। हमारा बीच में बहुत विषय ऐसा आ रहा था, जीव लब्ध पर्याप्तक, अपर्याप्तक, पर्याप्तक, क्या होता है ये, है ना। तो इसका टॉपिक हमारा आने वाला है। तो रात्रि में 8 बजे से हम इस विषय के आधार से चर्चा करेंगे।
कि पर्याप्तक और अपर्याप्तक कौन से जीव होते हैं, इसकी चर्चा यहाँ पर हमारी प्रारंभ होगी। और सबसे बड़ी बात, हमारी कल गोष्ठी है, तो गोष्ठी में आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। जिन जिनको विषय यहाँ से दिए गए हैं तो सभी अपने अपने विषय के अनुसार रेडी रहें और अच्छी तैयारी करिएगा। देखिए, यदि आप लोगों को अपने विषय के अनुसार कोई चार्ट चाहिए हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट भी दे सकता हूँ, ठीक है, कि जैसे भैया जी हमको इसे ये समझाना है, तो इससे संबंध में हम क्या लगाएं, हमें हमें कुछ समझाने के लिए चाहिए, तो आप बता दीजिएगा, तो हम आपका वही चार्ट सामने लगा देंगे, तो आप उसको देखकर समझा भी सकते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों को बहुत सुविधा हो गई है, यूट्यूब की लिंक आपको आपके नाम के नीचे मिल गई है, और क्या चाहिए। इतनी सुविधा तो कहीं नहीं मिलती। चलिए, ठीक है, क्लियर हुआ। और हाँ, एक और बात करनी थी, चलिए अभी हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, विराम लेते हैं।